भारत की आज़ादी की लड़ाई ये सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है लाखों करोड़ों आम लोगों के एक साथ खड़े हो जाने की। पर सवाल ये है कि एक छोटा मोटा विरोध एक इतना बड़ा जन आंदोलन आखिर बना कैसे। चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य, उसको चुनौती देने के लिए लाखों लोगों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है। इसका जवाब पता है, तोपों या तलवारों में नहीं था, बल्कि एक आइडिया में था। एक ऐसा जबरदस्त आइडिया जो दिलों को छू जाए और पूरे देश को एक धागे में बांध दे। तो बात है पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद की। उस वक्त का भारत समझिए एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसा था। अंदर ही अंदर सब कुछ खौल रहा था। आर्थिक बोझ, समाज में बेचैनी और ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा, बस एक धमाके का इंतजार था। और ये गुस्सा बेवजह नहीं था। देखिए, जंग की कीमत आम भारतीय चुका रहे थे। उन पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए गए। खाने पीने की चीजों के दाम आप सोचिए 2 गुने हो गए। और तो और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। जैसे ये सब काफी नहीं था, उसी दौरान फसलें भी बर्बाद हो गईं और एक भयानक इन्फ्लुएंजा महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब चारों तरफ सिर्फ मायूसी ही मायूसी थी। और इस तबाही की जो मानवीय कीमत थी वो तो सोच से भी परे थी। 1921 की जनगणना के आंकड़े जब सामने आए तो एक भयानक तस्वीर दिखी। अकाल और महामारी ने लगभग 1,30,00,000 जानें ले ली थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। तो निराशा के इसी माहौल में साल 1915 में एक शख्स भारत वापस लौटा। एक ऐसा शख्स जिसके पास एक नई सोच थी और एक नया हथियार भी। वो थे महात्मा गांधी। और वो दक्षिण अफ्रीका से अपने साथ एक क्रांतिकारी विचार लेकर आए थे। ये विचार था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। अब ये कोई मामूली धरना प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये तो जन आंदोलन का एक बिल्कुल नया फलसफा था। इसकी बुनियाद थी सच की ताकत और अहिंसा का सिद्धांत। मतलब अन्याय का सामना करना है, लेकिन बिना हाथ उठाए, बिना किसी शारीरिक बल के। गांधी जी ने खुद कहा था कि ये कोई शारीरिक बल नहीं है, ये तो एक आत्मबल है। एक ऐसी ताकत जो जुल्म करने वाले के ज़मीर को झकझोर दे। ये चुप बैठना नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव, एक नैतिक शक्ति थी। और हाँ, ये कोई हवाई किला नहीं था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ इसी नए हथियार को पहले ही आजमा लिया था और वो कामयाब भी हुए थे। मतलब ये एक टेस्टेड और प्रूवन स्ट्रैटेजी थी। तो भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सीधे कोई देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं कर दिया, नहीं। उन्होंने पहले छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों में सत्याग्रह को आजमाया, ताकि लोगों को इसकी ताकत का अंदाजा हो सके। उन्होंने इस आइडिया को जमीन पर उतारा। देखिए, 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए, फिर उसी साल खेड़ा में लगान से परेशान किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए, और हर बार उन्हें कामयाबी मिली। ये छोटी छोटी जीतें साबित कर रही थीं कि सत्याग्रह में कितना दम है। और फिर आया रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जिसने अंग्रेजों को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डालने का अधिकार दे दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने स्थानीय लड़ाइयों की आग को पूरे देश में फैला दिया। पूरे देश में जैसे गुस्से का सैलाब आ गया। शहरों में रैलियां निकलने लगीं, मजदूर हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। ये गांधी जी का पहला देशव्यापी सत्याग्रह था और इसने भारत को ब्रिटिश हुकूमत के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब जिस बेरहमी से दिया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन है, एक ऐसी त्रासदी जिसने गुस्से की आग को हमेशा के लिए भड़का दिया। विरोध को कुचलने के लिए अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमान सौंपी गई जनरल डायर को। शहर पर एक खौफनाक सन्नाटा पसर चुका था। तारीख थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े जलियांवाला बाग में शांति से इकट्ठा हुए थे। ज्यादातर तो बस त्योहार मनाने आए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद करवाया और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। उसने बाद में खुद कहा कि उसका मकसद सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ पैदा करना था।
सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। जलियांवाला बाग के उस कत्लेआम के बाद गांधी जी को यह एहसास हो गया कि अब छोटे-मोटे विरोध से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने के लिए एक और भी बड़े और ज्यादा संगठित आंदोलन की जरूरत थी। तो सवाल ये था कि इस वहशियाना हरकत का जवाब कैसे दिया जाए, इस भयानक त्रासदी को एक बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब एक ही शब्द में था, एकता। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह ज्यादातर शहरों तक ही सिमटकर रह गया था। गांधी जी को एक ऐसे आंदोलन की जरूरत थी जिसकी जड़ें गांव-गांव तक हों, और इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता सबसे जरूरी थी। तभी उन्हें खिलाफत का मुद्दा एक मौके की तरह दिखा। ये मुद्दा तुर्की के खलीफा से जुड़ा था, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया और मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर एक बड़े संयुक्त आंदोलन की नींव रखी। इस नए आंदोलन का जो मूल विचार था वो गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में था। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत ताकतवर था। अंग्रेजों का राज भारत में इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये साम्राज्य 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया। पहला कदम, सरकार की दी हुई उपाधियां लौटा दो। दूसरा, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, अदालतें और स्कूल सबका बहिष्कार करो। तीसरा, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। और अगर सरकार जबरदस्ती करे तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दो। और इस प्लान का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। असहयोग आंदोलन ने देश के कोने-कोने से लाखों लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम एकता और सामूहिक ताकत का एक जबरदस्त नजारा था। लेकिन इस एकता के बीच एक पेचीदगी भी थी। आंदोलन का नारा था स्वराज, पर इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग था। किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जालिम जमींदारों से आज़ादी। आदिवासियों के लिए इसका मतलब था जंगल पर उनका हक, और मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी। मतलब मंजिल एक थी, पर रास्ते और सपने अलग-अलग थे। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब लाखों लोग एक झंडे के नीचे जमा तो हो जाते हैं, तो क्या आज़ादी को लेकर उनके जो अलग-अलग सपने हैं वो सच में कभी एक हो पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी अहम था और आज भी है।